Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, one of the most important part of the theater after 1950. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 1950s के थिएटर के ऊपर जो हम डिबेट कर रहे थे, इसका कुछ पार्ट रिमेनिंग था, उस पार्ट को आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। अब उस पार्ट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल एंड डाइवर्स वॉइसेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, री राइटिंग एंड री इमेजिंग, क्लासिक्स, फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड वॉइस। इस तरह के ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं ये मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करूँगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। थिएटर आफ्टर 1950, ये एक इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सोशल भी थी, पॉलिटिकल भी थी, कल्चरल चेंजेस भी थी। यानी 1950 के बाद 1950s के बाद बहुत सारी चेंजेस आई थी। अब वो चेंज सिर्फ एक पार्ट के अंदर नहीं था, सोशल भी चेंज आई, सोसाइटी के अंदर भी चेंज था, पॉलिटिक्स के अंदर भी चेंज आ गया था, कल्चरल भी चेंज आ गए थे। अब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चेंज भी थे और कुछ नेगेटिव चेंज भी थे। सो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल एंड डाइवर्स वॉइसेस को पहले डिस्कस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल एंड डाइवर्स वॉइसेस, डीकोलोनाइजेशन एंड पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव्स। अब जो पोस्ट 1950s हैं, इसमें कई कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। यानी पहले लोग जो हैं वो क्या थे, डिपेंडेंट थे। यानी बहुत सारे कंट्रीज़ लोग क्या, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट थे। यानी वहाँ पर कॉलोनियाँ वगैरह थी, सारा कुछ। सो ये कॉलोनियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हुई 1950s के बाद। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब जब उनमें इंडिपेंडेंसी आ गई थी, लाइक वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उनका जो कल्चर था, पॉलिटिकल रियलिटीज़ थी, वो भी डाइवर्स होने लग गई। मीन्स कि उनके अंदर भी चेंजेस आने लगे। अब उनके अंदर चेंजेस से, पॉलिटिकल्स और कल्चर चेंज की वजह से जो राइटर्स थे उन्होंने अपने राइटिंग के अंदर चेंज वो लेकर आए। अब राइटर्स और जो परफॉर्मर्स फ्रॉम अमेरिका, एशिया, कैरिबियन, उन्होंने ट्रेडिशन लेकर आए। यानी ये नहीं कि वो बिल्कुल ट्रेडिशन से हट गए थे, क्लासिक से हट गए थे, बल्कि वो क्लासिक्स की चीज़ें जो है वो दोबारा लेकर आए अपने वर्क्स के अंदर। इंटरकल्चरल थिएटर, यानी जो प्रैक्टिशनर्स जैसे कि पैटर ब्रूक्स हैं, एरियन मॉकेनी हैं, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स अपने वर्क के अंदर इंक्लूड किए। अब वो एलिमेंट्स कौन से थे? नॉन वेस्टर्न परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया अपने वर्क के अंदर। अपने वर्क को उन्होंने क्रॉस कल्चरल नैरेटिव्स क्रिएट किया अपने वर्क के अंदर। यानी ये 1950s के थिएटर के बाद की बात हो रही है कि वहाँ पर डिकोलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव्स की इंडिपेंडेंसी आ गई थी, तो वहाँ पर राइटिंग में चेंज आया। इसके अलावा इंटरकल्चर थिएटर के कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने कौन से ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का अपने वर्क के अंदर, यानी नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का अपने वर्क के अंदर यूज़ किया। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशंस, इसमें कुछ एफर्ट्स इंक्लूड हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की वॉइसेस के एफर्ट्स थी। जैसे कि वीमेंस के लिए उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी। कम्युनिटीज़ हमारे पास हैं, इथनिक मिनॉरिटीज़ हो गया, LGBTQ हो गया, इस तरह के अथॉरिटीज़ ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था और इनकी वॉइसेस को भी, यानी वीमेंस की वॉइस को भी इम्पोर्टेंस हासिल होने लग गई थी आफ्टर 1950s थिएटर में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अब इसमें क्या है, ग्लोबल प्रोडक्शंस के थिएटर्स जो थे डिफरेंट कंट्रीज से वो कोलैबोरेट करते रहे और आपस में कोलैबोरेशन से उन्होंने बहुत सारा वर्क प्रोड्यूस किया। नेशनल बाउंड्रीज के अंदर बहुत सारा वर्क प्रोड्यूस किया, जैसे फेस्टिवल, एडिनबर्ग फेस्टिवल हुआ। ये एक प्लेटफॉर्म, लाइक बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था। अभी इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम? एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज। तो ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि पूरे तमाम जो इसके ममालिक हैं, यानी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहे। मटेरियल एक्सचेंज, प्रोडक्ट्स हो गए वो एक्सचेंज करते रहे। तो ये सब चेंज, अब ये क्या था, बेसिकली ग्लोबल प्रोडक्शन थी। इसके अलावा कल्चरल हैब्रिडिटी, कोलैबोरेटिव प्रोडक्शंस जो है वो ट्रेडिशन के साथ कंबाइन हुई वेरियस कल्चर से, जैसे कि वॉल्स सॉयक एंड ब्लेंडिंग ऑफ योरुबा रिचुअल्स विद वेस्टर्न ड्रामा। यानी उसने क्या किया था, सोवनिका ने अपना जो ब्लेंड, जो उसके रिचुअल्स थे उसको ब्लेंड किया किसके साथ? वेस्टर्न ड्रामा के साथ। यानी कल्चरल हैब्रिडिटी का मतलब ये है कि कल्चर का मिक्सअप हो जाना। सो कल्चर आपस में क्या हो गया था, मिक्सअप हो गया था। लाइक इंडिपेंडेंसी में ये चीज़ हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। माइग्रेशन की वजह से क्या था, लोगों का जो कल्चर था या जो कॉलोनाइजर थे वो वहाँ पर कॉलोनाइज्ड के ऊपर उन्हें इतना अपना इफेक्ट छोड़ा कि उनका कल्चर आपस में क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। जब कल्चर मिक्सअप हुआ, इट्स मीन्स कि वो जो राइटर थे उन्होंने अपने जो वर्क्स थे उसके अंदर भी कल्चर हैब्रिडिटी को शो करना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशंस, प्लेज जो थे वो ट्रांसलेट हुए
और अडेप्ट हुए मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर, और ये ऑडियंस के लिए असेसेबल थे। एक लैंग्वेज के अंदर प्लेस वगैरह का जो है वो नहीं लिखा जाते थे। प्लेस को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और चाहे वो एक लैंग्वेज के अंदर अगर लिखे हुए हों तो उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज के अंदर, ताकि तमाम जो लोग हैं, जो सब लोग हैं वर्ड्स के, वो उसको ईजिली असेस कर सकें, ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद 1950s के थिएटर के अंदर एक और पॉइंट वो ये कि री राइटिंग, री इमेजिंग क्लासेस। अब जो क्लासिकल वर्क्स थे उनको एवं छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उनको री राइट किया गया, री इमेजिन किया गया। मॉडर्न अडेप्टेशन, जैसे क्लासिकल वर्क जैसे कि शेक्सपियर, इब्सन हो गया, सोफोक्लिस हो गया, इनके वर्क को दोबारा री इमेजिन किया गया, इनके वर्क को रीराइट किया गया, इनके स्टाइल्स को लिया गया, ग्रीक जो राइटर्स थे उनके स्टाइल्स को यूज़ किया गया 1950s के बाद। 1950s के थिएटर के अंदर भी इनका यूज़ किया गया। जीन एलियट के जैसे कि एंटीगोन है, अडेप्ट सोफोक्लिस का वर्क जो एंटीगोन है, इसको रीराइट किया गया, रीइमेजिन किया गया। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के वर्क को, टेम्पटेस्ट को जो है वो रीइमेजिन किया गया, रीराइट किया गया। जेंडर एंड रेस पर्सपेक्टिव, क्लासिकल वर्क्स जो थे उन्होंने रिविजिट किया, एक्सप्लोर किया जेंडर और रेस डायनेमिक्स को, जैसे कि फेमिनिस्ट री इंटरप्रिटेशन, ग्रीक ट्रेजेडीज़ की री इंटरप्रिटेशन की गई, यानी जेंडर और रेस प्रॉस्पेक्ट्स पर दोबारा डिबेट की गई, उसको रिविजिट किया गया, जेंडर रेस डायनेमिक्स पर को रिविजिट किया गया। इसके अलावा एक पॉइंट, फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस पर पहले कोई डिबेट नहीं थी, उनके वॉइस का कोई वैल्यू, मार्जिनलाइज्ड के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, उनके वॉइसेस की कोई वैल्यू नहीं थी। बट 1950s के थिएटर के अंदर इसके ऊपर भी फोकस किया गया। थिएटर के अंदर इसके ऊपर डिबेट करना स्टार्ट हो गई, इनके वॉइसेस को जो है वो ओपनली लिया गया। सोशल जस्टिस एंड एक्टिविज्म, थिएटर जो थे वो एक प्लेटफॉर्म बन गए थे जहाँ पर सिविल राइट, जेंडर इक्वालिटी या कोई लेबर मूवमेंट्स हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, जैसे कि वर्क्स लाइक लॉरेनी हैंस बैरने का वर्क हो गया। ये चीज़, अब इसके वर्क के अंदर क्या स्ट्रगल दिखाई गई, अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज़ की स्ट्रगल दिखाई गई। जब इन वर्क्स को थिएटर के अंदर परफॉर्म करने के लिए, या प्लेस को ऐसे प्लेस बनाए गए जिसको थिएटर के अंदर परफॉर्म करने के लिए दिया गया, अब इससे क्या था कि जो इनकी मार्जिनलाइज्ड की वॉइसेस थी वो राइज अप होने लग गई, सोशल जस्टिस और एक्टिविज्म एक्टिवेट होने लग गया। इसके अलावा कम्युनिटी थिएटर, जो इनिशिएटिव्स लाइक अगस्टो बॉल्स थिएटर्स हैं ऑफ द ओप्रेस्ड इम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताना स्टार्ट कर दी। अब अपनी स्टोरी से ये हुआ कि उनके साथ साथ जो हुआ वो उन्होंने स्टोरीज़ के अंदर बयान करना स्टार्ट कर दी, जिससे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हुई कि भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एटसेट्रा। इसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले राइट, जैसे कि टॉनी कुशनर हो गए एंड कार्ल चर्चिल्स हैं, इन्होंने क्वीर और फेमिनिस्ट आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। और ये सब हुआ कब, इन थिएटर आफ्टर 1950s। सो 1950s के थिएटर में, उसमें एक तो ग्लोबल और डाइवर्स वॉइसेस की इंटेग्रेशन हुई, सेकेंडली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुई, री राइटिंग हुई और री इमेजिनिंग क्लासेस, यानी क्लासिक के वर्क को री राइट किया गया, री इमेजिन किया गया, और मार्जिनलाइज्ड वॉइस के ऊपर फोकस किया गया। और ये कब हुआ, थिएटर आफ्टर 1950s। इसके अलावा अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे अपने डिस्कशन को, तो ये है कि पोस्ट 1950 थिएटर्स ये ग्लोबल बन गया, इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव आर्ट फ्रॉम दैट ब्रोक फ्री फ्रॉम द रिजिड ट्रेडिशंस, यानी रिजिड ट्रेडिशन से टोटली क्या था, एक ब्लर लाइन थी रिजिड ट्रेडिशन के साथ, या कह लें कि रिजिड ट्रेडिशन से टोटल फ्री था। और इसके अलावा इस डाइवर्स वॉइसेस को इंटेग्रेट करना, फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को फॉस्टर करता है, रिमेनिंग क्लासेस को रीइमेजिन करना, मॉडर्न थिएटर्स को जो है वो मॉडर्न थिएटर्स को रीइमेजिन करना। इसके अलावा बट आल्सो ये शेप देता है डायनामिक और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वी लाइव इन, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको ये इंटरकनेक्ट करता है, इसको डायनामिक बनाता है। सो ये सब पोस्ट थिएटर आफ्टर 1950s के बाद का जो थिएटर था उसमें ये गुड चीज़ें शामिल हुई कि एक तो इसने ग्लोबल था, इंक्लूसिव था। सेकेंडली ये क्या था, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको फॉस्टर करता रहा, क्लासेस को रीइमेजिन किया, मॉडर्न थिएटर्स को उसने जो है वो एलोब्रेट किया, मॉडर्न थिएटर्स को वो लेकर आए। ना सिर्फ ये सब किया बल्कि इन्होंने वर्ड को इंटरकनेक्ट किया और वर्ड को क्या बनाया, डायनेमिक बनाया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट थिएटर आफ्टर 1950s। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।